अगला टॉपिक हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इस तरीके से इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा दो प्रकार से होते हैं, एक इन्नेट और दूसरा है एक्वायर्ड। सबसे पहले हम यहाँ पर इन्नेट को देखते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट को हिंदी में कहा जाता है जन्मजात। तो ऐसा प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर में जन्म से ही होते हैं, वह इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा जो जीवों में जन्म से होते हैं। यहाँ पर इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात प्रतिरक्षा। तो ऐसा प्रतिरक्षात्मक तंत्र या प्रतिरक्षा जो मनुष्यों में जन्म से ही होता है, ठीक है, वो शुरू से ही उनके शरीर पर पाया जाता है। ऐसे इम्यून प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी को कहा जाता है इन्नेट इम्यूनिटी। यह एंटीजन के बैरियर का काम करती है ना। जब भी कोई एंटीजन आता है तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार के जो प्रतिरक्षा होते हैं वह उनमें बैरियर या रोक लगाने का काम करते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स। तो यहाँ पर हम देख लेंगे। सबसे पहला इसका टाइप्स देखते हैं। इसके अंदर में इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर में पहला हम देखेंगे फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर तो हम फिजिकल बैरियर को क्या बोलेंगे हिंदी में, शारीरिक अवरोध। क्योंकि ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है, यह जन्मजात प्रतिरक्षा है, वह क्या करते हैं, एंटीजन के प्रति हमारे शरीर में अवरोध उत्पन्न करते हैं, मतलब उनको अंदर आने से रोकते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है शारीरिक अवरोध। सबसे पहला क्या है, शारीरिक अवरोध, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल बैरियर। तो ऐसा कौन सा हमारे शरीर में प्रतिरक्षा पाया जाता है जिसको शारीरिक अवरोध कहा जाता है, तो वह है त्वचा। त्वचा क्या है, एक शारीरिक अवरोध का काम करती है। त्वचा या स्किन। तो हमारे शरीर में जो स्किन होती है वह फिजिकल बैरियर के रूप में काम करती है। तो स्किन क्या है, मुख्य फिजिकल बैरियर है ना। अगर एक क्वेश्चन आता है कि फिजिकल बैरियर का नाम लिखिए, तो आपको त्वचा को याद रखना पड़ेगा। त्वचा ही है जो शारीरिक बैरियर का काम करती है। ये क्या करती है, सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से रोकती है। ये सूक्ष्म जीवों को अंदर प्रवेश करने से रोकती है। यदि हमारे शरीर में स्किन नहीं होता तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होता। क्योंकि हमारे शरीर में एनी टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे आसपास कई प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया या अन्य एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो हम एनी टाइम तो बीमार नहीं पड़ते हैं। उसका कारण है कि हमारा जो त्वचा होता है वह उन वायरस, बैक्टीरिया को हमारे शरीर के अंदर आने से रोक देता है, उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। इसीलिए स्किन को मुख्य शारीरिक अवरोध के रूप में माना गया है, जो सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोक देते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि त्वचा तो है, लेकिन ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो क्या करते हैं, त्वचा में सहायता करते हैं, बैरियर के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है नासल
हेयर, जो हमारे नाक में जो बाल पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सांस जब हम लेते हैं तो धूल के ऐसे बहुत से हानिकारक कण होते हैं जो हमारे नाक के अंदर जाते हैं और हमारे श्वसन नली में वो पहुंचकर हमें डिजीज़ पहुंचा सकते हैं। तो जो हमारे नाक में हेयर पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, एक अवरोध का काम करते हैं। ठीक है, वो धूल के कणों को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। उसी तरीक़ा से रेस्पिरेटरी आर्गन, उसके बाद अगला हम लिख सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी आर्गन हो गया या हमारे जो जेनाइटल पोर हैं वहाँ पर क्या पाई जाती है, इस एक पतली स्किन पाई जाती है जो क्या करते हैं, किसी भी बाहरी एंटीजन को प्रवेश करने से रोकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले लिख लिया है नासल हेयर, जो नाक के बाल पाए जाते हैं वो। और क्या लिख सकते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो श्लेष्म में झिल्ली होती है वो भी बैरियर का ही काम करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या करता है, हमारी कोशिकाओं के ऊपर में होते हैं और हमारी कोशिकाओं से किसी भी एंटीजन को प्रवेश करने से रोकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएगा, एक फिजिकल बैरियर के रूप में मदद करते हैं। उसके पश्चात जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे कान होते हैं, तो कान के जो हम देखते हैं हमारे कान से एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रेट होता है। तो ये चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, धूल के कणों को अंदर जाने से रोक देते हैं और जो उस चिपचिपे पदार्थ में धूल के कण चिपक जाते हैं, जिसको हम साफ करने के पश्चात उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से जो त्वचा है वह क्या करता है, शारीरिक अवरोध है और इम्यून सिस्टम में मदद करता है। इसी तरीके से हम फिजिकल बैरियर के बाद दूसरा हम देख लेते हैं सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर इसको हिंदी में कहा जाता है कोशिकीय अवरोध। तो ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो क्या करते हैं, अवरोध के रूप में काम आते हैं। तो कोशिकीय अवरोध के अंतर्गत इसमें पहला आता है भक्षण या भक्षक कोशिका। भक्षक कोशिका जो है वो किसे कहा जाता है, तो भक्षक कोशिका ल्यूकोसाइट को कहा जाता है। किसको बोला जाता है, भक्षक कोशिका ल्यूकोसाइट को कहा जाता है। ये ल्यूकोसाइट क्या करते हैं, दैनिक जो संक्रमण होता है ना, दैनिक संक्रमण से जो प्रतिदिन हमको, यदि हम बाहर जा रहे हैं या कोई किसी भी फील्ड ट्रिप में जा रहे हैं तो वहाँ पर कई प्रकार के ऐसे संक्रमण होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, दैनिक संक्रमण, जिसे हम रोज जूझते हैं। तो दैनिक संक्रमण से शरीर को बचाता है। ठीक है, और क्या करते हैं, रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। भक्षक सेल क्या करते हैं, रोगाणु का भक्षण करते हैं, उनको खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमको दैनिक जीवन में जो हम काम करते हैं उसके संक्रमण से हम बच सकते हैं। तो सेलुलर बैरियर कोशिकीय अवरोध है। दूसरा इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत ये क्या है, इसके अंतर्गत पहला कोशिका है भक्षक कोशिका। ये क्या करते हैं, भक्षक कोशिका जो है वो ल्यूकोसाइट को कहा जाता है। ल्यूकोसाइट दैनिक संक्रमण से शरीर को बचाता है और रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा है नेचर किलर सेल। तो नेचर किलर सेल क्या करते हैं, किससे कहते हैं, तो टी सेल और बी सेल। आपने शुरू में ही पढ़ा था इम्यून सिस्टम में कि टी सेल और बी सेल का निर्माण होता है। तो टी सेल और बी सेल क्या करते हैं, ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न करते हैं। जो हमारा बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहाँ पर होता है, तो ये हड्डियों के बीच में पाया जाता है। जिस तरीके से ये क्या है, कि ये हड्डी है, तो हड्डियों के बीच में जो पदार्थ भरे होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बोन मैरो कहा जाता है या अस्थि मज्जा। तो ये जो नेचर किलर सेल होते हैं वो टी सेल और बी सेल, ठीक है, अस्थि मज्जा में उत्पन्न करते हैं। तो जिस तरीके से हमने भक्षक कोशिका के रूप में ल्यूकोसाइट को जाना है, उसी प्रकार नेचर किलर सेल कौन कौन से होते हैं, टी सेल और
बी सेल, ये कहाँ बनते हैं? तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ल्यूकोसाइट क्या है, कौन सी कोशिका है? तो ये भक्षक कोशिका है। टी सेल, बी सेल क्या है? तो ये नेचर किलर सेल होते हैं। अब हम इन्नेट के अंतर्गत इन्नेट इम्यूनिटी, जिसको जन्मजात प्रतिरक्षा कहा जाता है, ये इम्यूनिटी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का पहला प्रकार था। इसके अंतर्गत हमने 4 और टाइप्स पढ़ना है, जिसमें पहला हो गया फिजिकल बैरियर, दूसरा हो गया सेलुलर बैरियर। अब हम देखेंगे तीसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है प्रकार्यात्मक या प्रकारिकीय अवरोध। फिजियोलॉजिकल को बोला जाता है प्रकारिकीय अवरोध। तो ये जो अवरोध होते हैं वो शरीर में हमारे कहाँ पाए जाते हैं? तो जैसे कि क्या होता है कि शरीर में कई प्रकार के ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो क्या करते हैं, एंटीजन को नष्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे अमाशय में ही कई प्रकार के एसिड का निर्माण होता है, तो वो सब क्या करते हैं, अगर हमारे भोजन के द्वारा कुछ एंटीजन अगर प्रवेश कर गए हैं तो वो इस एसिड की वजह से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो हमारे मुंह में लार बनता है, लार क्या करता है, इसका पीएच मान की वजह से हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो बहुत से वायरस या बैक्टीरिया जो है वो हमारे लार के द्वारा ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और हमारा जो शरीर है वो बीमारी से बच जाता है। हमारे जो आंसू होते हैं, जैसे कि हमारे आँख में यदि कोई भी चीज़ जाता है तो हमारे तुरंत आंसू निकलते हैं, तो उस आंसू के साथ में हमारे आँख में जो भी चीज़ गया है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो इस तरीका का जो अवरोध होता है उस अवरोध को कहा जाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि शरीर के अंदर क्या होता है, प्रकार्यात्मक क्रियाओं के फलस्वरूप, है ना, जैसे कि हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो अम्ल या एसिड क्या होता है, सीक्रेट होता है। ठीक है, हमारी आंखों में जब उत्तेजना या उद्दीप्त होता है तो हमारे आंसू निकलते हैं। मुंह में लार, जब हम किसी भोजन को देखते हैं या कुछ भी टेस्टी चीज़ देखते हैं तो हम लार आता है। तो इस तरीका का जो शरीर के अंदर में प्रकार्यात्मक कार्य के द्वारा उत्पन्न पदार्थ, अब वही उत्पन्न पदार्थ में एसिड, लार, ये सब आंसू आते हैं। ठीक, तो शरीर के अंदर प्रकार्यात्मक कार्य के द्वारा उत्पन्न पदार्थ अवरोध का काम करते हैं। अवरोध का काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में अमाशय का अम्ल। ठीक है, ये क्या करता है, भोजन के द्वारा यदि वो हमारे अमाशय में चला गया है वायरस या बैक्टीरिया तो ये अम्ल की वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। मुंह के लार के द्वारा भी क्या होता है, एंटीजन नष्ट हो जाते हैं। आँखों से जो बहते हैं आंसू, उसकी वजह से आँख हमारा सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जो क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं। अगला हम देखेंगे चौथा, फिर लास्ट है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या है, एक प्रोटीन होती है। ये क्या है, एक प्रोटीन है जो कोशिका से उत्पन्न होती है। तो ये कब उत्पन्न होती है, तो जब कोई भी एंटीजन जब कोशिका में क्या करते हैं, संपर्क में आते हैं, तो जैसे ही वो कोशिका के संपर्क में आते हैं तो कोशिकाओं से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, उस प्रोटीन को कहा जाता है इंटरफेरॉन। ये एग्जाम्पल है
तो इस प्रकार के बैरियर को क्या कहा जाता है? साइटोकाइन बैरियर कहा जाता है। तो इस तरीके से इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत हमने 4 उसके और पार्ट देख लिए। पहला था फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर और क्या था? साइटोकाइन बैरियर। अब हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का दूसरा प्रकार देखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको हिंदी में कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो जिस प्रकार से हमने इनेट को देखा था कि वो क्या था? जन्मजात था। तो उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होता है कि ऐसा प्रतिरक्षा जो जन्म लेने के बाद जीवन काल में कभी भी उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा, ये क्या है? इनेट से दूसरा होता है। जैसे इनेट क्या है कि जन्म लेते ही बच्चे में वह प्रतिरक्षा पहले से उपस्थित होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वह जीवन काल के किसी भी समय वह उत्पन्न होता है। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। इसमें पहला हम देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी तो एक्वायर्ड के अंतर्गत एक्टिव या सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है? तो एक्टिव का मतलब होता है कि ऐसा प्रतिरक्षा जिसमें क्या होता है कि ये जीव में अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई एंटीजन प्रवेश कर रहा है तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि यह जीव में अपने आप क्या होने लगता है? उत्पन्न हो जाता है, अपने आप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसको बनाया नहीं जाता है। ये जो प्रतिरक्षा होते हैं वह जीवों में जब कोई एक बार एंटीजन आक्रमण कर दिया है तो दोबारा के लिए यह अपने आप उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। और इसको उत्पन्न कौन करता है? तो मेमोरी सेल इसको उत्पन्न करता है। इसी प्रकार दूसरा है इसी में पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि यह स्वयं बॉडी में विकसित नहीं हो पाते। ये प्रतिरक्षा जीव में स्वयं विकसित या इनका निर्माण नहीं हो पाता, इनको करना पड़ता है। तो ये जीव में स्वयं विकसित नहीं हो पाते। तो इस तरीक़े से दोनों में अंतर आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्रतिरक्षा है वह जब कोई एंटीजन एक बार प्रवेश कर जाता है तो दोबारा के लिए अपने आप बन जाते हैं। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी एक ऐसा इम्यूनिटी है जो जीवों में स्वयं विकसित नहीं हो पाते हैं, इनको विकसित करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे कि अगर एंटी रेबीज़ है ना, जैसे कि एक रेबीज़ वायरस है, रेबीज़ वायरस, ठीक है। ये क्या होता है? कुत्तों से प्राप्त होता है, कुत्तों के लार में ये उपस्थित होता है। तो जब कोई कुत्ता किसी मनुष्य को काट लेता है तो उसको रेबीज़ वायरस का संक्रमण हो जाता है। तो रेबीज़ वायरस का संक्रमण होने पर ठीक है क्या करते हैं? अब जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर रेबीज़ कुत्ता काटा है तो उसके लार के द्वारा वो रेबीज़ वायरस मनुष्यों में प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करने के पश्चात क्या होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लगाया जाता है ना। कुत्ता काटने पर जो इंजेक्शन लगता है वो एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन होता है। तो वो एंटी रेबीज़ क्या है? एक एंटीबॉडी का ही काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी अभी नहीं बना है रेबीज़ के लिए। तो जो इंजेक्शन लगता है उसमें क्या रहता है कि दूसरे जंतुओं से जो प्रतिरक्षा बने होते हैं उसको क्या करते हैं, जिस भी व्यक्ति को जो कुत्ता काटे रहते हैं उसके में उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, इसलिए उसको एंटी रेबीज़ कहा जाता है। तो वो बाहर से वो इम्यून प्राप्त हुआ है, इसीलिए इस प्रकार की इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है और वो स्वयं के द्वारा विकसित नहीं हो पाती। तो रेबीज़ वायरस का संक्रमण होने पर क्या होता है? दूसरे जंतु में बनने वाले इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा
इसी को एंटीबॉडी कहा जाता है ना। जो एंटीबॉडी दूसरे जीव में बनता है, उस एंटीबॉडी को इंजेक्ट कराकर, जिस व्यक्ति को यदि कुत्ता काटा है उसके शरीर में उसको इंजेक्ट कर उस व्यक्ति में, जो जिसको कुत्ता काटा रहता है उसके में इस दूसरे व्यक्ति के या पशुओं के जो भी है उसके एंटीबॉडी को इंजेक्ट कराकर उसमें इम्यूनिटी उत्पन्न की जाती है। इम्यूनिटी उत्पन्न कर जीव की रक्षा की जाती है, जिसको हम एंटी रेबीज के नाम से जानते हैं। वही एंटी रेबीज है जो दूसरे जीवों के इम्यून से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जहर को जहर ही काटता है, तो उसी प्रकार से यदि किसी कुत्ता में रेबीज वायरस यदि पाया ही जाता है, तो यदि उसके काटने पर यह वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उसका एंटी रेबीज तैयार किया जाता है, यानी कि दूसरे पशु के रेबीज को निकालकर उस व्यक्ति में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे रेबीज और एंटी रेबीज आपस में मिलकर उस जो बीमारी रहता है उसको नष्ट कर देते हैं और व्यक्ति क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से ये इम्यूनिटी का दूसरा पार्ट था।